हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा यहाँ पे भारत से हम क्या सीखे। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक रह करके इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम इसके चैप्टर के जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़े से जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस चैप्टर का जो यहाँ पे लेखक है वो मैक्स मूलर हैं, और इनका जो यहाँ पे जन्म हुआ था वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो पिता का देहांत हो गया था जब उनके 4 वर्ष के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा के निपुण हो गए थे, ठीक है। और 18 वर्ष की उम्र में यहाँ पे लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इस समय उन्होंने कंट और कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। तो ये इनके जो करियर में उन्होंने किया था वो है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं और भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। और हम लास्ट में आपको यहाँ पे पढ़ के बताते हैं यहाँ पे उनके बारे में कुछ यहाँ पे अच्छा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और अगर बात करें इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 अक्टूबर सन 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हमको यहाँ पे जो बताएंगे आगे, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं यहीं से छाट छाट के रहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको पहले यहाँ पे बताने की कुछ कोशिश करते हैं, जो कि आपको ज़्यादा समझ में भी आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा कि जो प्रस्तुत आलेख है वस्तुतः भारत सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला का एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अब के अविकल रूप में संक्षेपित एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत में बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी एक सौभाग्य अवसर है कि वे एक विलक्षण देश और उनकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि यहाँ पे स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में भी इस भाषण का विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभववादी की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण में प्राप्त कर सकेंगी। तो ये इनके जो लेखक हैं मैक्स मूलर, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी ये है। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था। तो इसके ऑप्शन हैं भारत, श्रीलंका, जर्मनी या यूनान। तो वारेन हेस्टिंग जो है वो भारत का गवर्नर था। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मैक्स मूलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, भारत, श्रीलंका। तो मैक्स मूलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? भारत। तीसरा प्रश्न है मैक्स मूलर कौन थे। तो इसके ऑप्शन है भारत भक्त, संस्कृतानुरागी और वेदों के प्रति अड़ाग आस्था रखने वाले, ये उपर्युक्त सभी। तो मैक्स मूलर क्या थे? उपर्युक्त सभी थे, यानी कि भारत भक्त भी थे, संस्कृत अनुरागी भी थे और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे। हमारा चौथा प्रश्न है दारिश क्या है। तो इसके ऑप्शन है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो दारिश जो है वो सोने के सिक्के हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है हरकस थे। तो इसके ऑप्शन है भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, रैवत वैज्ञानिक या विधि शास्त्री। तो यहाँ पे हरकस जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हमारा छठा प्रश्न है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या प्लेटो ने। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का जो वेदांती कहा था वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। हमारा सातवां प्रश्न है मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा। तो इसके ऑप्शन है विलियम जॉन्स को,
वारेन हेस्टिंग को, हरकस को या युवा अंग्रेज के अधिकारियों को? तो मैक्स मुलर ने नया सिकंदर यहाँ पे युवा अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ पे कहा था। हमारा 8वां प्रश्न है कि सर विलियम जॉन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो इसके ऑप्शन हैं 1823, 1783, 1900 या 1794। तो सर विलियम जॉन्स समुद्र यात्रा करके भारत 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। हमारा 9वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने कठ और कैन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो इसके ऑप्शन हैं लैटिन भाषा में, संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में। तो मैक्स मुलर ने कठ और कैन आदि उपनिषदों का जो अनुवाद किया था वो जर्मन भाषा में किया था। हमारा 10वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं हिंदी, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत। तो मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। हमारा 11वां प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के समय वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। हमारा 12वां प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो इसके ऑप्शन हैं 162, 165, 172 या 125। ये तो इसका आंसर हो जाएगा 172। आपसे यहाँ पे एक बात गौर करेंगे कि ये दोनों को जो क्वेश्चन है कि आपस में यहाँ पे सेम सेम क्वेश्चन है, कि सिर्फ मात्र यही अंतर है कि इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में और किसके शासनकाल में यहाँ पे कितने सिक्के मिले थे, यही दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप सब यहाँ पे एक बात गौर करेंगे कि एक ही क्वेश्चन यहाँ पे कितने प्रकार से यहाँ पे घुमा करके पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसमें जितने भी आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के जिससे भी करके पूछे जाएंगे आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 13वां प्रश्न है कि कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक विशाल रहा है? तो इसके ऑप्शन हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या ग्रीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। हमारा 14वां प्रश्न है कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं जर्मनी, भारत, ग्रीक देश या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के लिए मनन योग्य देश कौन है? भारत। हमारा 15वां प्रश्न है यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं यानी कि ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया? तो इसके ऑप्शन हैं शिक्षा, संस्कृति, भारत से हम क्या सीखे, आविन्य या नौबत खाने में इबादत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत से हम क्या सीखे। हमारा 16वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास से ही अपने ओर आकृष्ट कर लेता है? तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, श्रीलंका, भारत या नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। हमारा 17वां प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसके ऑप्शन है मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या यतीन्द्र मिश्र। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो करवाया था वो मैक्स मुलर ने करवाया था। हमारा 18वां प्रश्न है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि वह देश कौन है? भारत है। तो ये जो गद्यांश है वो किस पार्ट का है? तो आपसे को मालूम ही चल रहा होगा कि यहाँ पे भारत के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये जो गद्यांश है वो भारत से हम क्या सीखे, इस पार्ट का है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे जो आपकी चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इसके जो लेखक हैं उनके बारे में भी, जो जनरल कंडीशंस वगैरह सब है, कंडीशंस नहीं बोल सकते हैं, उनकी जो लाइफ वगैरह इसकी, उनकी जो कब जन्म हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन सारी चीज़ को मैंने आपको बताया। तो आज की इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।